टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की ब्रीफिंग में आई वेलकम मेंबर हेल्थ नीति आयोग, हेल्थ सेक्रेटरी and joint secretary from the Ministry of Health. Friends, we are starting a little early today. As you are aware that there is a 4:30 other program. So I'll request the health secretary to make the presentation, please. इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि लगभग 163 दिन के बाद देश में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 3 लाख से भी कम हो गई है। इट इज़ आफ्टर ऑलमोस्ट 5.5 months दैट द कंट्री इज़ विटनेसिंग less than 3 lakh active cases. So this is a big achievement and a landmark, and this is largely because of our frontline healthcare workers, our doctors, our paramedics, and all other frontline workers, the revenue workers, the administration people who have been part of surveillance containment across the country. देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो अब कुल केसेस का 3% से भी कम हो गए हैं, और जो प्रतिदिन नए केस आते हैं वो 173 दिन के बाद, लगभग 6 महीने के बाद 20,000 से भी कम नए केस 24 घंटे में आए हैं। देश में अब तक 16 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट्स किए जा चुके हैं, 16 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए गए हैं। ये विश्व की स्थिति है। आप देखेंगे कि यूएसए में 24 घंटे में 4 लाख नए केस आए, तो ये चिंता की बात है। हमारे चारों ओर ये परिदृश्य उभर रहा है। ब्राज़ील में फिर से एक पीक हम देख रहे हैं और एक दिन में 70,000 नए केस वहाँ भी दर्ज किए गए हैं। यूके में भी एक नया पीक हम देख रहे हैं, यहाँ एक दिन में 36,000 नए केस दर्ज हुए हैं। रूस में भी एक और पीक दिखाई दे रहा है, 28,000 नए केस एक दिन में दर्ज हुए हैं, और जर्मनी में 33,000 से अधिक एक दिन में नए केस दर्ज हुए हैं। भारत में मध्य सितंबर से लेकर अभी तक लगातार केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक डिक्लाइन दिखा रही है, सस्टेन्ड डिक्लाइन, कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन, लगातार घटती हुई संख्या भारत में कोविड केसेस की है। केस प्रति मिलियन, जैसा हम हर बार आपको दिखाते हैं, भारत में 7,300 हैं, विश्व में 9,600। अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 30,000 या 50,000 से भी अधिक प्रति मिलियन केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 106, विश्व का औसत 216, और अनेक देश हैं जहां ये 900 प्रति मिलियन या 1,000 प्रति मिलियन से भी अधिक है। ये पिछले 7 दिन की स्थिति है। ये दिखाती है कि जो पेंडेमिक है वो विश्व में और भारत में किस प्रकार से फैल रहा है। न्यू केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्टेड इन द लास्ट 7 days। तो पिछले सप्ताह में प्रति मिलियन जो केस रिपोर्ट हुए, भारत में 124, विश्व का औसत 588, और अनेक देशों में 2,000 और ऑलमोस्ट 5,000 भी प्रति मिलियन पिछले एक सप्ताह में दर्ज हुआ। उसी प्रकार से जो डेथ प्रति मिलियन पिछले सप्ताह में देखी गई, भारत में 2, विश्व का औसत 10, और अनेक देश हैं जहां 40, 50 और 70 से भी अधिक मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन पिछले 7 दिनों में दर्ज हुई हैं। अब भारत की स्थिति हम आपको पिछले 7 वीक की दिखाना चाहते हैं। इन द लास्ट 7 weeks, द एवरेज डेली न्यू केसेस हैव शोन ए कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन। पिछले 7 सप्ताहों में देश में जो औसत प्रतिदिन नए केस आते हैं कोविड के, उनकी संख्या लगातार घट रही है। 4 नवंबर वाले सप्ताह में औसतन एक दिन में 46,000 नए केस देश में आते थे, और जो अभी सप्ताह गुजरा है
16 दिसंबर से 22 दिसंबर, उसमें ये संख्या आधे से भी कम हो गई है और 24,135 केस औसतन प्रतिदिन आ रहे हैं। एवरेज डेली डेथ, ये भी अगर पिछले 7 सप्ताहों का देश में देखें तो इसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। 4 नवंबर के सप्ताह में 556 मृत्यु प्रतिदिन औसतन दर्ज होती थी, जो कि अब घटकर 343 हो गया है। जैसा कि हम लगातार राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को कहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि कोविड की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1% या उससे कम लाई जाए। वर्तमान में ये 1.45% है। इन सब आंकड़ों का नतीजा क्या निकला है, ये नतीजे की स्लाइड है। नतीजा ये निकला है कि एक्टिव केसेस 3% से कम हो गए हैं, रिकवरी रेट 95% से अधिक हो गया है। तो जो हरा हिस्सा है इस ग्राफ का वो रिकवर्ड केसेस हैं। 95.65% आर द केसेस विच हैव रिकवर्ड। 1.45% दैट इज द थिन रेड लाइन which denotes COVID deaths, और 2.90% एक्टिव केसेस हैं जो ग्राफ के ब्लू या नीले हिस्से में दर्शाए गए हैं, जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो जो भी केस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, और जो भी मृत्यु हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं, देश के भीतर। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को यदि देखें तो 6 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुल देश के 57%, 57% नए केसेस दर्ज हुए। ये हैं केरला जहां सबसे अधिक, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, फिर तमिलनाडु और फिर मध्य प्रदेश। तो ये 6 राज्य और यूटीज़ हैं जहां 57% केसेस पिछले 24 घंटे में नए केसेस दर्ज हुए। इसी प्रकार पिछले 24 घंटे में मृत्यु, कोविड से होने वाली मृत्यु कहाँ दर्ज हुई सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र जहाँ 55, वेस्ट बंगाल वहाँ 41, केरला 27, दिल्ली 27, छत्तीसगढ़ 18 और उत्तर प्रदेश 16। तो ये राज्य हैं जिनमें कि पिछले 24 घंटे में देश में हुई कोविड की मृत्यु का 61% दर्ज किया गया। 26 राज्य और यूटीज़, मैंने आपको बताया कि नए केसेस की संख्या लगातार घट रही है, मृत्यु की संख्या लगातार घट रही है। इस वजह से अब देश में 26 राज्य और यूटीज़ ऐसे हैं जहां 10,000 से या उससे कम एक्टिव केसेस रह गए हैं। तो उनके आंकड़े और उनके नाम हमने आपके समक्ष रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आई रिक्वेस्ट मेंबर है फ्रॉम द नीति आयोग सर। धन्यवाद। इस हफ्ते की हाइलाइट्स सेक्रेटरी साहब ने प्रेजेंट किए और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन में बहुत तेज़ गति से सुधार हुआ है। पहली बार इतने महीनों के बाद केसेस की संख्या कल 20,000 के नीचे गई और डेथ 301 या 300 के लगभग पहुंच गई। सो जो गेन हमारे देश ने पेंडेमिक कंट्रोल में पिछले कुछ हफ्तों में किया है वो उसका ट्रेंड बना हुआ है और इनफैक्ट उसमें और गति आ रही है। इसके लिए हम सबको सेटिस्फेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंटर को और भारत की आम आदमी को, हम सबको, हम जो इस देश के नागरिक हैं। और जो इसमें भूमिका हमारे पेंडेमिक रिस्पांस की टीम्स ने निभाई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने निभाई है, वर्कर्स ने निभाई है, वो सराहनीय है। लेकिन जैसे आपको दिखाया गया, बहुत सारे देशों में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बढ़ चढ़ के आ रही है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। यूरोप में जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे देशों ने
अपने लॉकडाउन्स इंस्टीट्यूट किए हैं इसी पीरियड में। सॉरी तो उस तरह से हम देखें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को पाते हैं और यही मोमेंटम हमें आगे मेंटेन करना होगा। एक मिनट। क्योंकि अगर हम मेंटेन करेंगे मोमेंटम तो अब जो वायरस के को हमने आगे प्रेशर पे डाला है उसको आगे सप्रेस करने के लिए हम सफल होंगे। हम ढिलाई नहीं बरतेंगे अपने व्यवहार में और पैंडेमिक के कंट्रोल करने के जो मेजर हम लेते हैं उसमें, तो इस वायरस को हम सप्रेस करके चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को काबू करने में सफल होंगे। इसी के बीच में एक जो यूके यूनाइटेड किंगडम में वायरस की जो म्यूटेशन की खबर आई है उससे सब आप परिचित हैं और हम समझाना चाहेंगे कि इसको सरकार किस तरह से समझती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये म्यूटेशन का मतलब क्या है। जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है आरएनए का वो एक धागे जैसा होता है। उस धागे के किसी पोर्शन में बदलाव आ जाता है जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता है। ये बदलाव आते रहते हैं, ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है हर साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव बहुत सारे वायरसेस का है और इस वायरस का भी ऐसा स्वभाव रहा है। लेकिन अभी जो स्ट्रेन के बारे में चर्चा हो रही है उन वायरसेस में लगभग 17 चेंजेस आई हैं, 70 इकट्ठी सी आई हैं और उसमें से जो एक चेंज है N501Y चेंज जिसका कहा जाता है म्यूटेशन है, वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर आता है। वो स्पाइक प्रोटीन में जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन हैं, स्पाइक जिन प्रोटीन से बनता है उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज़ बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये म्यूटेशन होते रहते, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है इसके असर क्या हुआ है, इसको जो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने कब बातचीत करी थी डिटेल में, उससे एक चीज़ सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको एनहांस करता है। ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आ गया है। ट्रांसमिसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज, इन्फेक्शसनेस हैज़ इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे लेके, उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेज़ी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से, एक तरह से। लेकिन जो और बातें सामने आई हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात, क्या जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए उनमें बीमारी ज़्यादा सीरियस हुई, सीवियर हुई? अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। दिस म्यूटेशन is not affecting severity of disease as we understand today. Number 2, does it increase the chances of death in that country जहाँ से ये आया? क्योंकि वहीं का ही ये नॉलेज है अभी। The answer is no. So the case fatality rate is not affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is
tendency to infect more people. That by itself is a cause for concern, क्योंकि एक वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत रखता है तो पेंडेमिक में कंट्रोल रहता है। तेज़ी से फैलेगा तो उसका असर ज़्यादा होगा, हेल्थ सिस्टम ओवरलोड होगा और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये एक एडवर्स डेवलपमेंट है, यूके में हुआ, खासकर उनके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हुआ, फिर और जगह पे फैला। तो ये एक तथ्य है जो कि सरकार पूरे तरीके से वॉच कर रही है। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बहुत रोबस्ट लेबॉरेटरीज़ का सिस्टम है और वो पहले से ही, शुरू से ही जो हमारे देश में वायरस आइसोलेट हो रहे हैं उनके ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, जीनोमिक बिहेवियर को, जीनोमिक स्ट्रक्चर को हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। हमने हज़ारों वायरसेस को सिस्टमेटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है। लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है, और ये भी फैक्ट है कि कुछ और देशों में कम से कम कोई ना कोई एक दो वायरस मिले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी म्यूटेशन मिल गई, यूरोप के एक आधे देश में भी ऐसे मिल गई। तो हमें वॉचफुल रहना है। उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में लेबॉरेटरीज़ ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है, और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। लेकिन इसके आने के बाद और डिसीशंस लिए गए। एक डिसीजन जो लिया गया वो यूके से आने जाने वाले पैसेंजर्स को आज रात के बाद रोक दिया गया है टेम्परेरीली, और उसके बारे में बात कर सकते हैं अगर उसके कोई सवाल होगा तो। लेकिन उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण कदम और लिए गए। एक तो हमारी लेबॉरेटरीज़ में जो भी और वायरस के सैंपल्स आए हैं, रिसेंटली आए हैं, उनको जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए प्रायोरिटाइज करके काम कल से शुरू हो गया है, और भी तेज़ गति से और एक्सटेंसिव तरीके से। और इसमें हमारे जो CSIR हैं, हमारे ICMR हैं, हमारी DBT हैं, वो सब जुड़ गए हैं, और वो प्रक्रिया पूरे तौर पे तेज़ गति से लागू हो रही है। पहले भी हो रहा था, उसमें गति लाई गई है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाई गई है। दूसरा फैसला ये किया गया था कि जो पिछले कुछ दिनों में पैसेंजर्स यूके से आए हैं, जहाँ जहाँ भी आए हैं, उनके पहुँचों, उनको कांटेक्ट करें, उनकी क्लिनिकल कोई इश्यूज़ हुए, प्रॉब्लम हुई, उसको समझें, उनके टेस्ट हुआ उनको देखा जाए, रिजल्ट्स को देखा जाए कि उनमें से कितनों को बीमारी हुई या नहीं हुई, और फिर आगे समझा जाए कि इसमें कोई अनयूजुअल बात है कि नहीं है। और अगर संभव हो सके और वो एक्टिव हैं अगर, तो उनमें स्पेसिमन लेके उनके वायरस को कल्चर करके उसी तरह से जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जाए जिसकी मैंने बात अभी तक की है। तो ये एक मेजर लिया गया है, और इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए RT-PCR का क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो RT-PCR उनका होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव हैं तो जैसे पॉजिटिव्स को हम ट्रीट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो होंगे। अगर वो नेगेटिव हैं तो वो क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनको वॉच किया जाएगा, और सिम्टम्स आए हैं तो उसके बाद में आगे जांच करके और वो भी जीन देखा जाएगा जिसमें बदलाव हुआ है। इन शॉर्ट, इज दिस अ रीज़न फॉर पैनिक? द आंसर इज नो। As of now, based on our discussions, deep understanding of the data available, our discussions with the scientists in UK, colleagues in WHO, and our own deep assessment, there is no cause for concern as panic. Is it a cause for us to be more vigilant? Of course, yes. और वो सिर्फ इसीलिए नहीं है, वो इसलिए भी है क्योंकि हमने अभी कोविड-19 की पैंडेमिक को पूरी तरह से लड़ना है, जीतना है। तो उसके लिए भी हमें विजिलेंट रहना है। ये जो इम्प्रूवमेंट हो रही है इसको भी बना के रखना है, और उसी
कॉन्टेक्स्ट में ये जो नई चुनौती किसी और देश में भले आई हो, उसको भी मन के में रह के हमें अपनी विजिलेंस, हमें अपनी मेहनत और हमारा एफर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट जिसमें जिम्मेवारी हम सब की एज सिटीजन्स भी है, वो हमें और इंटेंसिफाई करना होगा और हमें ये लड़ाई जीतने के लिए वायरस की चेन को और नीचे लाना होगा। और जो भी वायरस है, जो भी इसका जीनोमिक सीक्वेंस है, वो हम अगर सप्रेस करते हैं तो हम सेफ रहते हैं। ये हमें ज़रूर करना होगा। और हम ये भी इसमें एम्फसाइज करना चाहेंगे कि इस म्यूटेशन की वजह से जो हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं आता। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी बात है, जहाँ तक अभी तक समझ आ रही है वैज्ञानिकों को, कि इस म्यूटेशन होने के बावजूद जो भी वैक्सीन्स अभी डेवलप हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं और जो बाहर जो विकसित हुए हैं, जितने भी हुए हैं लगभग, उनको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि क्या इस म्यूटेशन से उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा कि वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन्स आ रहे हैं, जो आएंगे, जहाँ तक हमें ये दिखाई दे रहा है, इस म्यूटेशन का उस इंटरवेंशन से, उस बचाव के टूल से, वैक्सीनेशन से के ऊपर कोई असर नहीं है। तो इन शॉर्ट, नो नीड टू पैनिक। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, we have yet to spot such a virus in our country, for which there are intensive efforts in the offing. Number two, this virus increases transmissibility, infectiousness, but does not increase propensity for death or hospitalization or severity of disease. It has, as of our understanding today, no impact on the potential of the emerging vaccines that are being developed in our country and are available also on the scene in other countries. Thank you very much. After abundant precaution, decision for travel, temporary travel restrictions has been imposed. And if there are any questions, we'll be happy to answer on that. I'll be then requesting Secretary Health to amplify that idea, how we took this decision. Maybe it is right time to do so, sir. Over to you. Dhanyavad, sir. Online questions first, sir. Would it be correct to say this is the very first time since the pandemic began that surveillance, both at the airports and IDSP, will also look at genome sequences to rule out the UK variant? What about the passengers from UK who have arrived before suspension of the flights? There are two parts to this question. The first is this the first time that we would be testing passengers at airports and doing a genome sequencing? The answer is no. We have been testing passengers at airports. For passengers originating from UK, we have made RT-PCR tests mandatory. As far as genome sequencing is concerned, Dr. Paul has told you that this is not done by the lab which is situated at the airport. They only do a test to establish whether you are negative or positive. The genome sequencing is done by designated labs of Department of Biotechnology, Indian Council of Medical Research, and CSIR, as well as NCDC. So as earlier, thousands of genome sequences during COVID-19 pandemic have been established by these labs, which I just mentioned. And given this new challenge posed by the UK variant of the virus, these labs will be working with renewed vigor to establish genome sequencing out of the samples which have been picked up at the airports yesterday and today, as well as of the samples that will be picked up relating to the passengers who have arrived in the country in the recent past. Coming to the second part of the question, which was about passengers who landed into the country from UK prior to the temporary suspension coming into effect, ऐसे मामलों में आज ही
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यापक दिशा निर्देश निर्गत किए हैं, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से शेयर किए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच देश में जितने भी एयर पैसेंजर्स आए जो कि यूके के माध्यम से आए या वहाँ से होते हुए आए या ओरिजिनेट वहाँ से किए, ऐसे लोगों के नामों की सूची ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। उस सूची के आधार पर जो राज्य के सर्वेलेंस पदाधिकारी हैं और जिलों के सर्वेलेंस पदाधिकारी हैं, वो उन लोगों का संपर्क करेंगे, उनके सैंपल्स लेंगे, उन सैंपल्स की जांच होगी और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों में जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भी जो दिशा निर्देश हैं हमने निर्गत कर दिए। 40. Hello, sir. My question is to Dr. Paul. Now, I understand that this will not affect vaccines, the UK variant. Okay, but going forward, when the vaccinations do occur, and will companies or the government look at COVID-19 cases of those people who have been vaccinated and do a genome sequencing so as to find out which strain might possibly be evading the immune response of the vaccine? Well, if such an investigation is required as things unfold, because this part of understanding would still be unfolding, the vaccine that are under trial, they are looking at which individual gets the infection and that person is tracked. Even after a vaccine comes into the market or into operations, there is a post-marketing surveillance. In the absence of this kind of a situation, perhaps genomic sequences would normally not be done under normal circumstances, except on the research track, which will go on in any case. But yes, if need be, this kind of inquiry, this scientific inquiry, can be kept in mind. 32. सर, वैक्सीन को लेकर अभी भी क्या स्थिति है? जो डेटा वगैरह सबमिट करना था, क्या उन्होंने किया है? और जैसा बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी में आने की संभावना है, उसको लेकर एक बार थोड़ा क्लियर करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 3 एप्लीकेशंस हैं DCGI के पास पेंडिंग, कह सकते हैं हम। फाइज़र की है और सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की है। फाइज़र अपना डेटा अभी नहीं प्रेजेंट किया है उन्होंने, बाकी 2 कंपनीज़ ने डेटा प्रेजेंट किया था और उनसे और डेटा मांगा गया था, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आप ये भी प्रोवाइड करिए, क्या ये और आ गया है डेटा। तो हमारी जानकारी में ये है कि नया डेटा दे दिया गया है कम से कम एक कंपनी के द्वारा, और उस डेटा को एग्ज़ामिन जिस प्रोसेस से करना है वो काम शुरू है। आज भी उस पे जो भी उसका व्यू लेना है, संज्ञान लेना है, दैट इज़ इन प्रोसेस। बट एज आई सेड इन प्रीवियस डिस्कशंस एंड प्रीवियस इंटरेक्शंस दैट दिस प्रोसेस इज sacrosanct. This is driven by scientific norms, procedures, SOPs. So let's see where it takes us. And once there is a decision by the regulator and the scientific groups that help take that decision, we will move forward. 157. My question is regarding molnupiravir. There were reports that India might different stage trials of molnupiravir. So can you give us a status of that, and have you got in touch with Merck, who in US was usually doing molnupiravir related studies? So what is the status on that? I can get some Moderna vaccine. No, not a vaccine. It's the medicine which Merck has been studying in US for treatment. There was a report that CSIR might be doing
some. I have no update specifically on this at this moment. Last question, 152. सर नितिन डीडी न्यूज से कई ऐसे राज्य हैं खासतौर पे केरल पंजाब में केसेस बढ़े हैं, क्या ऐसा लगता है कि वहाँ लोग टेस्ट कराने नहीं आ रहे हैं, बीमारी को छिपा रहे हैं, कि कोई सरकार से राज्य सरकार को बोला गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, या क्या वजह है कि इन राज्यों में नए केस आए? जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि जिन राज्यों में केसेस की संख्या बढ़ती है या मृत्यु की संख्या बढ़ती है, उनके साथ हम लगातार संपर्क में रहते हैं और न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय संपर्क में रहता है, बल्कि जो डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि मेंबर नीति डॉक्टर पॉल या डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली डॉक्टर गुलेरिया या DG ICMR डॉक्टर बलराम भार्गव, इन सब की सहायता भी हम लेते हैं। जिन राज्यों के आपने नाम लिए उनके साथ हमने पिछले सप्ताह ही समीक्षा की है और उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि जहां उनके यहाँ टेस्ट की संख्या नहीं घटी है, लेकिन जो मृत्यु पहले 72 घंटे में होती हैं अस्पतालों में एडमिट होने के बाद, उनकी संख्या ज़रूर चिंता की बात है, जो इस और इंगित करता है, इशारा करता है कि ये वो केसेस हैं जो अस्पताल में लेट आ रहे हैं। तो हमारा परामर्श राज्य सरकारों को ये है कि जो भी केसेस हैं जिनमें लक्षण हैं, जो माइल्ड हों या मॉडरेट हों, उनको तत्काल अस्पतालों में लाया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि जो उनकी हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, अस्पतालों में जो ट्रायाज का सिस्टम है उसको और प्रभावी बनाया जाए और जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। Closing comments from Dr. इस Paul. उपलक्ष्य में थैंक यू। इस उपलक्ष्य में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सबको जो जहाँ भी हैं और पर्टिकुलरली इन प्रदेशों में जहाँ सिचुएशन अभी भी मान लीजिए कि मुश्किल है और ज़्यादा मुश्किल है, हमारी भी जिम्मेवारी ये बनती है कि अगर हमें सिम्टम होता है, हम किसी के टच में आए हैं जिसको पॉजिटिव निकला, तो आप जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। देरी होती है तो किसी भी देश में कितना भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हेल्थ सिस्टम होगा, बचाव करना मुश्किल हो जाता है। हमें इस वायरस से बचना है और इसके प्रभावों से अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से अपना जांच, अपना टेस्ट, अपनी इवैल्यूएशन करवानी है और इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए। एक चीज़ ये पक्का सामने आती है कि जिन प्रदेशों में केस फैटेलिटी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे हर किसी ना किसी तरह से कोई ओवर कॉन्फिडेंस है या रेडीनेस नहीं है, एक झिझक है। इन चीज़ों से हम हटेंगे तो हमें सबको फ़ायदा होगा। तो अपील करना चाहेंगे हम सरकार की तरफ से कि जो भी एक एडवाइस दी जा रही है, जल्दी से टच में आना हेल्थ सिस्टम के, अपना टेस्ट करवाना, अपना बताना, और आप पे सिम्टम है तो जो SOP के हिसाब से जहां आपको होना चाहिए वहां आप वक्त के टाइम से पहुंचिए, ये बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे हम अपनी लड़ाई काफ़ी हद तक अब एक अच्छे मुकाम तक लेके आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये वायरस कहीं गया नहीं है। और दूसरी जगहों पे जैसे माहौल बना है और जैसे वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, ICUs भर गए हैं, लॉकडाउन्स वापस आ गए हैं, मोर्टेलिटी इतनी हाई हो रही है, अनबिलीवेबल नंबर में केसेस हो रहे हैं। सारा पिछला पास्ट देखा हुआ था, समझा हुआ था, उसके बावजूद भी इसलिए हमें और भी चौकन्ने होना है। और उस एस्पेक्ट में ये जो UK में एक म्यूटेशन आई है जिसने वहाँ पे नुकसान किया है या कर रहा है वो वायरस, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक एक्स्ट्रा कॉशन की बात ज़रूर हमारे सामने आती है कि पैनिक ना भी करते हुए जिन बातों को हम पहले से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनाई गई हैं, उनको और पकड़ से और डेप्थ के साथ और फेथ से उसको अपनाएं। और हमें ये भी याद रहना चाहिए, अभी भी हमारे पास हमारे उत्सव आ रहे हैं, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इसमें हम भीड़ करेंगे, बड़े ग्रुप में सेलिब्रेट करेंगे, मास्क उतार के खाने खाएंगे,
तो ये नुकसान फिर हो सकता है। हमें याद रहना चाहिए कि अभी अभी हम तीसरी पीक दिल्ली से फॉर एग्जांपल या और प्रदेशों में भी इन पीक से बच के आए हैं जो कि उत्सव की वजह से शुरू हुई थी। अगर दिल्ली की पीक को अगर देखें तो काफ़ी हद तक ये उत्सव थे, फेस्टिवल से मेल जोल हुआ, वायरस को भी ये मेल जोल पसंद है और ऐसे ही उत्सवों का नुकसान और भी प्रदेशों में हुआ है, एक जनरल बात है। और इन्हीं को सामने रखते हुए बाहर के देशों ने अपनी रिस्ट्रिक्शंस को अपनाया है। तो हमें भी ये सीख जो हमने अपनाई है इसको जानते हुए, अपने सामने रखते हुए आने वाले दिनों में भीड़ नहीं करना है, ग्रुप की बजाय कम व्यक्तियों में अपनी फैमिली में अंदर इकट्ठे होकर ही उत्सव मनाएं। ये डिफ़िकल्ट पीरियड है और अनप्रिडिक्टेबल है। ये वायरस अभी भी मौजूद है और ये वायरस जो है वो पनिश करता है और बहुत स्मार्ट वायरस है, अपना बिहेवियर भी चेंज करता है। तो जो आज तक हमने गेन किया है उसको हम लूज़ नहीं कर सकते और अगर हम इसको लूज़ करते हैं, इसमें कोताही बरतते हैं और हम इतना अच्छा ट्रेंड जो नीचे आने का बना है उसको अगर हम खो देंगे, उसका नुकसान भुगतेंगे, तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही दुख वाली बात होगी। तो फिर अपील करना चाहेंगे कि वो जो गुण हैं, मास्क को पहनना है, 2 गज़ की दूरी रखना है, हैंड हाइजीन रखना है, आरोग्य सेतु अपनाना है, बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, आयुष के इम्यूनिटी बूस्टर्स को अपनाना है और उसके अलावा इस माहौल में और इस मौसम में हमें बड़े भीड़ में, बड़े ग्रुप में पार्टियां करना, इन सब से हमें बच के रहना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।